गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में आप सबका वेलकम है। तो चलिए अब हम अपनी बचपन की कुछ यादें दोबारा से याद करते हैं। जब हम छोटे होते थे तब हम कुछ मैथमेटिकल गेम्स खेलते थे, जैसे कि एडिशन गेम्स आपने खेली होंगी, हम भी खेलते थे। या फिर कौन से गेम्स खेलते थे, सब्ट्रैक्शन गेम्स या फिर डिवीजन गेम्स, मल्टीप्लिकेशन गेम्स। तो डिवीजन गेम्स उनमें से हम एक खेलते थे। तो कैसे खेलते थे डिवीजन गेम्स? कोई भी, जैसे कि आपका फ्रेंड आपसे कोई नंबर बोलता था कि मान लीजिए 50 नंबर बोला उसने और कहता था कि मैं 30 सेकेंड्स देता हूँ, 30 सेकेंड्स में आपने 50 को 2 से डिवाइड करके दिखाना। तो हम क्या करते थे, जैसे कि एज़ यूजुअल हम डिवीजन करते हैं, फट से डिवीजन करने की कोशिश करते थे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखते थे, यहाँ पे 4 लिखते थे, फिर 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करते थे, 0 उतारते थे, तो बस 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पे हम लिख देते थे 0। तो फटाफट से हम झट से डिवीजन कर देते थे और बता देते थे कि हमारा आंसर कितना गया। क्वोशंट हमारा 25, रिमाइंडर 0। पर 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 अब यहाँ पे अगर मैं ट्विस्ट ले आऊँ, वो क्या ट्विस्ट बताइए? ट्विस्ट ये है कि जहाँ पे मैंने नंबर्स लिखे हैं डिवीजन वाली गेम में, अगर इन नंबर्स की बजाय मैं कुछ नया सा एक्सप्रेशन सा लिख दूँ, जैसे कि कुछ भी, मान लीजिए x+1, और अंदर भी कुछ ऐसा ही लिख दूँ, ये लीजिए लिख दिया। अब यहाँ पे मैंने नंबर्स लिखे हैं, पर यहाँ पे इन दोनों नंबर्स की जगह पर मैंने कुछ एक्सप्रेशंस लिख दिया। चलिए इन एक्सप्रेशंस को क्या कहते हैं बता सकते हैं? वेरी गुड, पॉलिनोमियल्स कहते हैं। हम पहले ही तो किया हमने। तो इन पॉलिनोमियल्स की हमने अब डिवीजन कैसे करेंगे, इनका क्वोशंट कैसे होगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका रिमाइंडर कैसा होगा, ये भी हमें नहीं पता। आपको पता है? नहीं पता। तो चलिए आज हम इसी चीज़ को सॉल्व करना सीखेंगे कि किसी भी दो पॉलिनोमियल्स को कैसे डिवाइड करते हैं, और जब डिवाइड करते हैं तो उसका क्वोशंट और रिमाइंडर कैसा होता है। ठीक है जी। तो आज का हमारा टॉपिक है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने इस पॉलिनोमियल्स की, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स का जो लिखा है टॉपिक, उसमें इसको क्या कहते हैं? क्योंकि अगर पॉलिनोमियल्स की आपने पहले भी लेक्चर अटेंड किए हैं तो उसमें हमने एक और मेथड किया था, अप्रोच की थी, रिमाइंडर थ्योरम, पर उसमें हमने एक्चुअल डिवीजन नहीं की थी। यहाँ पे हम एक्चुअल डिवीजन करके दिखाएंगे और उसी से बताएंगे कि क्वोशंट और रिमाइंडर क्या होता है। इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड कहते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर डिवीजन वाला मेथड है, इसलिए इसे लॉन्ग डिवीजन कहते हैं। ठीक है जी। तो चलिए अब हम प्रॉपरली लॉन्ग डिवीजन के थ्रू हम देखने लगे हैं कि जब एक पॉलिनोमियल को दूसरा पॉलिनोमियल डिवाइड करता है तो क्वोशंट और रिमाइंडर क्या होता है और डिवीजन कैसे की जाती है। तो फटाफट से एग्जाम्पल या क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो फटाफट से पहला क्वेश्चन है, डिवाइड पॉलिनोमियल इन x plus 3x square minus 1 by another polynomial 1 plus x। तो ये मैंने एक पॉलिनोमियल लिख लिया। अब हम इसकी डिवीजन देखेंगे। तो सबसे पहले हम, जैसे कि हमारा ये छोटे होते हम करते थे डिवाइड, वो लिखेंगे। अब यहाँ पे डिवाइड मैं एज इट इज़ नहीं लिखने लगी। क्यों नहीं लिखने लगी? देखो, जब हम साथ ही साथ हम हमारे नंबर्स की डिवाइड भी करेंगे ताकि आपको उनसे हिंट मिलता रहे कि हमारी पॉलिनोमियल्स की डिवीजन और नंबर्स की डिवीजन कुछ हद तक सेम ही है। ठीक है जी। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे 50 की थी, तो यहाँ पे मैं 50 की ही करके चलूँगी। ये थे हमारे 50 × 2, ये था हमारे पास। तो जब हम डिवाइड करते थे हम कहते थे पहले 2 के टेबल पे 5 चेक करो, 5 है, अगर नहीं है तो 5 से छोटा नंबर लिखो, यही करते थे। तो हम कहते थे 2 का टेबल गिनते थे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो पहले हम यहाँ पे क्वोशंट लिखते थे, फिर उसके बाद यहाँ पे नंबर लिखते थे, यही करते थे ना। यहाँ पे भी यही लिखेंगे, पर यहाँ पे इससे पहले एक स्टेप यहाँ पे नहीं होता था, यहाँ पे होगा। क्या? यहाँ पे की वजह से आप कंफ्यूज हो गए होंगे, मैं बताती हूँ। यहाँ पे पॉलिनोमियल्स की डिविडेंड और डिवाइज़र दोनों को लिखने से पहले
ये चेक करना है कि जब भी हम डिविडेंड लिखें तो उसको लिखने के तरीका क्या है कि हमने सबसे पहले बड़ी पार वाली टर्म लिखनी है, उसके बाद उससे छोटी पार वाली। मेरे कहने का मतलब है कि हमने जब भी लिखना है तो वेरिएबल की जो पार्स है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखनी है। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास बड़ी पार कौन सी है, x वेरिएबल है, उसकी बड़ी पार 2 है, तो सबसे पहले हम ये टर्म लिखेंगे 3x की पार 2। अब इससे छोटी पार, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है, सबसे बड़ी उससे छोटी उससे छोटी, यही होता है ना। तो अब बड़ी पार हमने लिख ली, उससे छोटी पार कौन सी है, x है, तो अब हम इसको लिखेंगे। अब थर्ड टर्म बच गई, वो उससे छोटी है, तो ऑटोमेटिकली हम उसको लिखेंगे। यही सेम मेथड हमने डिवाइज़र के वक्त भी अपनाना है। डिवाइज़र में भी सबसे पहले हमने बड़ी पार वाली टर्म लिखनी है। तो यहाँ पे बड़ी पार वाली टर्म कौन सी है, ये x है, तो इसको लिखेंगे। उसके बाद उससे छोटी लिख लिया। ये स्टेप हम नंबर्स में फॉलो नहीं करते, पर यहाँ पे करना ज़रूरी है, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप, जैसे कि हमने यहाँ पे कहा कि हम पहले कोशेंट लिखते हैं, यहाँ पे भी पहले हम कोशेंट ही लिखेंगे। पर कैसे फाइंड आउट करना है कोशेंट, हमने क्या करना है कि हमारे पास जो डिविडेंड की पहली टर्म है, यहाँ पे पहली टर्म क्या है 3x की पावर 2, उसको हमने डिवाइज़र की पहली टर्म से डिवाइड करना है। दैट मीन्स मेरे पास है 3x की पावर 2, इसको मैंने x से डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म से डिवाइड, ये हो गया। अब 3 को नीचे 1 है तो 3 आ गया, 3 को 1 से डिवाइड किया 3। अब वेरिएबल्स की डिवीजन कैसे करते हैं, ऊपर वाली जो पार होती है उसमें से नीचे वाली पार को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट, यानी कि x की पार ऊपर न्यूमरेटर में कौन सी पार है 2 माइनस नीचे डिनोमिनेटर में कितनी पार है 1, तो कितना आंसर आ गया 3x रेज़ टू पावर 1। तो ये हमारा क्वोशंट आ गया कि 3 क्वोशंट क्या आया हमारे पास 3x रेज़ टू पावर 1, हमारा क्वोशंट आ गया। अब उसके बाद क्या करते थे नंबर्स में कि जो क्वोशंट आता था उसको हम टेबल से मल्टीप्लाई करके लिखते थे ना, तो उसी तरह यहाँ पे भी जो क्वोशंट आया है उसको हम पूरे डिवाइज़र से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, ठीक है जी। तो चलिए, हमारे पास क्वोशंट आया है 3x, है ना। अब इसको पूरे डिवाइज़र से मल्टीप्लाई करना है, तो ये रहा डिवाइज़र। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, वेरिएबल्स की यहाँ पे कोई टर्म नहीं है तो 1 लिख दी, नंबर को नंबर से, वेरिएबल को वेरिएबल से। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, x को x से मल्टीप्लाई किया x की पावर 2। जब डिवाइड करते हैं तो पावर्स सब्ट्रैक्ट होती हैं, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स ऐड होती हैं, इसीलिए 1 + 1 2, आगे प्लस 3 1 3, x यहाँ पे नहीं है तो एज इट इज़। अब हमारा आंसर क्या आ गया 3x की पावर 2 + 3x। अब इसको हम यहाँ लिखेंगे, पर ध्यान से लिखना है। यहाँ पे लिखने का क्या तरीका है कि सेम पावर वाली टर्म को सेम पावर वाली टर्म के नीचे ही लिखना है। मेरे कहने का मतलब लाइक वाइज टर्म्स लिखनी है। जैसे ये x की पावर 2 है तो इसको x की पावर 2 वाली टर्म के नीचे ही लिखा जाएगा। अब ये है x की पावर वाली है ना, तो यहाँ पे x की पावर वाली टर्म ये रही, तो इसके नीचे एज इट इज़ लिखा जाएगा, ठीक है जी, हो गया। अब आगे देखिए, जब हम यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट स्टेप नंबर्स में क्या करते थे, हम सब्ट्रैक्शन करते थे। सब्ट्रैक्शन के वक्त हम यहाँ पे माइनस लगाते थे। तो एक्चुअल में सब्ट्रैक्शन का क्या मतलब है कि हम इस नंबर का साइन चेंज कर देते हैं, अगर प्लस तो माइनस करते थे। यहाँ पे भी हम यही करेंगे कि जो ये टर्म्स हमने आंसर लिखा है इनके साइन को चेंज कर देंगे। अब यहाँ पे 3 का कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब कौन सा साइन लिखना है, प्लस। तो अब जो प्लस है उसको हम कौन सा साइन बना देंगे, माइनस। यहाँ पे भी प्लस है तो इसको हम कौन सा साइन बना देंगे, माइनस।
मेरे कहने का मतलब ये है कि अब इन दोनों टर्म्स के साइन ये और ये नहीं होंगे। कौन से साइन होंगे? जो ग्रीन से लिखे गए हैं, माइनस और माइनस। ठीक है जी, इसको मैं राउंड कर देती हूँ कि मतलब अब ये साइन नहीं माने जाएंगे, ये माने जाएंगे। तो चलिए करिए, सॉल्व करते हैं। 3 और 3, इसको मैं एक बार हाइड कर लेती हूँ। यहाँ पे 3 और 3 का डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन वाली टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट किए 0। यहाँ पे चले, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो कितना लिखूंगी? 1। अब 1 का प्लस, 3 का माइनस, डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट किए 2। साइन कौन सी टर्म का? बड़ी का, यानी कि माइनस, और वेरिएबल एज इट इज। सॉल्व हो गया। अब ये टर्म हमारी बची हुई थी, इसको एज इट इज हमने नीचे उतार लिया। ठीक है जी, अब फिर से वही सारा मेथड प्रोसीजर हम दोबारा से रिपीट करेंगे। पहला स्टेप हमारा क्या था कि हमने ये देखना था कि जो हमने डिविडेंड लिखा है उसमें हमने वेरिएबल्स की पार्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर जैसे ही लिखा है यहाँ पे। अब हमारा ये सॉल्व हो चुका है ना, तो अब हमारा ये डिविडेंड बन गया। यहाँ पे वेरिएबल्स की पार्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी हुई हैं। कहने का मतलब पहले बड़ी पार वाली टर्म, फिर उससे छोटी वाली, वैसे ही लिखा हुआ है। ये तो एज इट इज़ वैसे ही है। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या था कि हमने जो डिविडेंड की पहली टर्म है उसको डिवाइज़र की पहली टर्म से डिवाइड करना है ताकि हम क्या फाइंड आउट कर सकें? कोशेंट। तो चलिए, अब हमारे पास है -2x, इसको हमने किससे करना है? x से। तो -2 एज इट इज़, x को x से, x की पावर 1 माइनस यहाँ पे भी 1, तो आंसर कितना है? x की पावर 0। तो बच्चों आप सबको पता है कि x की पावर 0 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर कितना आ गया मेरे पास? -2। तो इसका मतलब अब मेरे पास क्वोशंट में नेक्स्ट टर्म कौन सी आई है? -2। अब इस -2 को इस पूरे डिवाइजर से क्या करूँगी? मल्टीप्लाई, फिर उसके नीचे लिखूँगी। तो चलिए, x + 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया। एज इट इज़, ये नंबर वो वेरिएबल, तो फिर एज इट इज़ लिखा जाएगा। प्लस माइनस, -2 1 ज़ा 2, तो फिर से वही काम, सेम टर्म को सेम टर्म के नीचे लिखना है। तो -2x को -2x के नीचे, -2 को कांस्टेंट टर्म के नीचे। फिर से नेक्स्ट स्टेप में हम क्या चेंज करेंगे? साइन। अब वहाँ पे प्लस था तो माइनस बनाया था, यहाँ पे अब माइनस है ना, तो अब हम प्लस बनाएंगे। यहाँ पे भी माइनस है तो अब हम प्लस बनाएंगे। तो हमारे पास डिफरेंट साइन है तो ये तो 0 बन गया। यहाँ पे भी डिफरेंट साइन है तो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किए 1, और साइन कौन सा? प्लस का। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? +1। तो अब हमारे पास क्वोशंट क्या आ गया? ये क्वोशंट और ये रिमाइंडर। तो कैसे लिखेंगे? क्वोशंट है हमारे पास 3x - 2 और रिमाइंडर है हमारे पास 1। ठीक है जी, देखिए इसका डिविडेंड एक पॉलिनोमियल, डिवाइजर एक पॉलिनोमियल, जो क्वोशंट आया वो भी एक पॉलिनोमियल, पर जो रिमाइंडर आया वो हमारे पास क्या आया? एक पॉलिनोमियल, पर कैसा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये मैं यहाँ पे पॉइंट आउट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम आगे जाकर इस डिवीजन को जर्नलाइज करेंगे, फिर वहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, डिविडेंड, डिवाइज़र और क्वोशंट तीनों पॉलिनोमियल्स, पर जो रिमाइंडर है वो डिवाइज़र से छोटा है। ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है और ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है जी, ये हमारा ये क्वोशंट हो गया। आई एम श्योर आपको समझ आ गया होगा, पर चलिए कोई बात नहीं, हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से, फिर आपको और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, तो नेक्स्ट हमारा एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट हमारा है डिवाइड px = 3x की पावर 4 - 4x की पावर 3 - 3x - 1 एंड gx = x - 1। तो अब हमारे पास ये पॉलिनोमियल और ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसको हमने अंदर रखना है डिविडेंड, और ये हमारा क्या हो गया? डिवाइज़र। तो चलिए सॉल्व करें।
3x4 माइनस 4x3 माइनस 3x माइनस 1, और ये है हमारा डिवाइज़र। यहाँ पे वही पहला स्टेप लिखने वक्त हमने ये चेक करना है कि हमारे पास पहले बड़ी पावर वाली टर्म, फिर उससे छोटी और उससे छोटी। डिवाइज़र में भी सेम ऐसे करना है। यहाँ पे मैंने इसलिए नहीं चेक किया क्योंकि मैंने पहले ही देख लिया था कि वैसे ही एज़ यूजुअल लिखा हुआ है। ठीक है जी। तो अब आगे हमारा पहला स्टेप, बताइए क्या था पहला स्टेप? वेरी गुड। पहला स्टेप था हमारा कि हमने कोशेंट की टर्म को फाइंड आउट करना है। कैसे करना है? जो फर्स्ट टर्म है उसको डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म से क्या करना है? सब डिवाइड। डिविडेंड की जो फर्स्ट टर्म है उसको डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म से डिवाइड क्यों करना है? ताकि हमें कोशेंट का आंसर, कोशेंट की फर्स्ट टर्म पता चल सके। तो चलिए 3x की पावर 4 है तो उधर x है। अब सब्ट्रैक्ट कीजिए 3/1 x की पावर 4 माइनस 1, तो कितना आया? 3x की पावर 3। ये हमारे पास आ गया कोशेंट। तो हमारे कोशेंट की फर्स्ट टर्म आ गई 3x रेज़ टू पावर 3। अब इस टर्म को हमने पूरे डिवाइज़र से क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो चलिए करते हैं। x माइनस 1 को 3x रेज़ टू पावर 3 से मल्टीप्लाई। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3x की पावर्स को, जब x को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड। तो अल्टीमेटली 4 प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ा 3। अब यहाँ पे x एज इट इज़। तो अब हम ये आंसर आ गया, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, पर लिखने के वक्त ये ध्यान देना है सेम पावर वाली टर्म को नीचे लिखना है। तो यहाँ पे 4 वाली पावर के नीचे 4 वाली टर्म लिखूंगी मैं, और 3 वाली पावर के नीचे 3 वाली टर्म लिखूंगी। ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारे? साइन चेंज करना। तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस। ठीक है जी। तो चलिए यहाँ पे डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट किया, आंसर क्या आ गया? 0। यहाँ पे भी डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट किए 1, वेरिएबल एज इट इज़। साइन कौन सी टर्म का? बड़ी का। तो अल्टीमेटली कौन सा आएगा? माइनस। ठीक है जी। अब ये दोनों टर्म्स हमारी बच गई ना, तो अब हम इन्हें एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे। हो गया। तो अब फिर से पहले हमने चेक कर लेना है कि हमारी जो अब ये डिविडेंड बन गया, तो हमारे डिविडेंड में सारी डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही पास टर्म लिखी हुई हैं। मतलब पहले बड़ी पावर वाली टर्म, फिर उससे छोटी, उससे छोटी। अब फिर से जब कोशेंट की टर्म फाइंड आउट करनी है तो हमने फर्स्ट टर्म को x से डिवाइड करना है। तो चलिए -1 x की पावर 3 को हमने डिवाइड करना है x से, -1 एज इट इज़। x की पावर 3 माइनस 1 तो कितना आया? x की पावर 2 आ गया हमारे पास, है ना। तो चलिए हमारे पास अब कितना आ गया? -1 x की पावर 2। अब ये जो हमारे पास आया है इसको मैंने x माइनस 1 से डिवाइज़र से क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो चलिए करते हैं। -1 और 1 -1, x की पावर कितना आ गया? 3, माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ा 1 x रेज़ टू पावर 2 एज इट इज़। तो अब हम इसको यहाँ पे लिखेंगे, पर फिर से रिपीट कर रही हूँ, लिखने के वक्त हमने सेम पावर वाली टर्म को सेम पावर के नीचे। तो चलिए 3 वाली पावर को 3 वाली के नीचे, अब 2 वाली को 2 वाली के नीचे। पर ये क्या, यहाँ पे तो कोई 2 वाली पावर वाली टर्म है ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर 2 पावर वाली टर्म को साइड पे लिखेंगे। 2 पावर, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि यहाँ पे 2 पावर वाली कोई टर्म नहीं है ना, तो उसको हम साइड पे लिखेंगे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता था? साइन चेंज करना। साइन चेंज करने के वक्त ध्यान रखना है कि हमने किन के साइन चेंज करने हैं? जो हमारे पास अभी आंसर में आए थे टर्म्स। ये आंसर में आई थे ना टर्म्स, तो इसका साइन चेंज करना है। ये आंसर में हमने फाइंड आउट नहीं करी ना टर्म्स, तो इनका नहीं करना। ये फाइंड आउट करी है ना अभी इसमें, यहाँ पे आंसर में हमने ये आंसर वाली टर्म लिखी है ना, तो इसका हम साइन चेंज करेंगे। ठीक है जी। साइन चेंज करने के बाद हमने वैसे ही फिर से किया। ये दोनों डिफरेंट साइन है, तो 1 में से 1 माइनस किया 0। अब आप सोचोगे ये लिखूंगी पहले मैं? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब
फिर से वही बात करेंगे कि जब भी हमने लिखना है डिविडेंड तो हमने पहले बड़ी पावर वाली टर्म लिखनी है फिर छोटी। अब ये बड़ी है या ये, ऑब्वियसली ये बड़ी है ना, तो पहले हम ये पावर वाली टर्म लिखेंगे। पर अब 1 का साइन प्लस लिखूंगी कि माइनस, माइनस, वेरी गुड, क्योंकि ये साइन तो पहले था, साइन चेंज करने के बाद इसका साइन अब हमारे पास क्या हो गया था, माइनस। ये लिख ली। अब इससे छोटी टर्म वाली पावर वाली टर्म -3x, फिर उसके बाद -1। अब फिर से चलिए, अब हमने क्वोशंट की डिविडेंड की फर्स्ट टर्म हमारे पास ये है, इसको हमने उससे सब्ट्रैक्ट डिवाइड करना है। -1 x की पावर 2 को हमने x से डिवाइड किया, -1 x की पावर 2 -1, तो आंसर कितना आ गया, 1। तो हमारे पास अब क्वोशंट क्या आया, -1 x की रेज़ टू पावर 1। अब इसको हम मल्टीप्लाई करें डिवाइज़र से, तो चलिए ये हो गया, -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, x की पावर 2 माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ा 1, तो ये आंसर आ गया। अब इसको इसके नीचे फिर से रिपीट कर रही हूँ, लाइकवाइज टर्म्स ही लिखनी है, तो जैसे कि मैंने लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप, अब तो याद होंगे पक्का स्टेप्स के, क्या करना है हमने, साइन चेंज करने हैं, माइनस का प्लस बना दिया, प्लस का माइनस, तो आंसर क्या आया हमारे पास। अब ये बात ध्यान से देखिए, आपने एक बात नोटिस नहीं करी कि जब भी हम करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट टर्म हम हर बार 0 आ जाती है। यही तो हमारा मकसद है कि इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम जो हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म होते हैं जानबूझकर आंसर में हम पहली टर्म वही बनाते हैं, ताकि हर बार वो टर्म हमारी कैंसिल होती जाए और एंड में हमारे पास एक टर्म बच जाए, वो भी टर्म जो हो डिवाइज़र से छोटी हो। यही हमारा ट्रिक है इसमें, ठीक है जी। तो यहाँ पे फिर से आपने देखा 0 बन गई। अब 3 और 1 सेम साइन है ना, 3 का माइनस है, 1 का कौन सा है, माइनस, तो सेम साइन ऐड किया, 3 और +1 4, साइन बड़ी टर्म का, बड़ी टर्म 3, उसका साइन माइनस, एज इट इज़ और -1। अब फिर से हम यहाँ पे जो डिविडेंड की फर्स्ट टर्म है -4x बाय x, तो आंसर मेरा क्या आ गया, -4। तो -4 से मैंने मल्टीप्लाई करूँगी, तो -4 से जब इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आंसर आ गया, -4x + 4। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, -4x माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4, तो इसको इसके नीचे लिखा। तो फिर से अब मैंने इसके साइन क्या किए, चेंज, ये माइनस का प्लस, ये माइनस। जब इसको इसके सब्ट्रैक्ट किया, डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट करूँगी तो आंसर फिर से 0। अब 4 और 1 के सेम साइन है, इनको ऐड करूँगी क्योंकि सेम साइन वाली टर्म्स को तो ऐड करते हैं ना, तो ऐड किया, आंसर क्या आ गया 5, साइन बड़ी टर्म का -5, ठीक है जी। तो हमारे पास इसका मतलब अब क्वोशंट और रिमाइंडर क्या आया, क्वोशंट आया हमारे पास 3x की पावर 3 -1x² -1x -4, और रिमाइंडर क्या आया हमारे पास -5। ये हमारे पास क्वेश्चन है। आपने इस बात को दोबारा से नोटिस करना है जब खुद प्रैक्टिस करने के, देखिए हमारी हर बार जो बड़ी पावर वाली टर्म है वो क्या हो जाती है, 0। पीछे भी हमारी ऐसे ही हो रहा था, बड़ी पावर वाली टर्म क्या हो जाती थी, 0। ये हमारा ट्रिक है लॉन्ग डिवीजन में, पॉलिनोमियल्स में डिवीजन को करने का यही ट्रिक है कि हमने हर बार इस नंबर से डिवाइज़र को मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास जो बड़ी पावर वाली टर्म है वो क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। जब 5 टर्म्स है तो एक एक करके टर्म्स हर स्टेप में कैंसिल होती रहेंगी, तो अल्टीमेटली लास्ट में एक टर्म बचेगी। वो टर्म कौन सी बचेगी, या तो वो डिवाइज़र से छोटी होगी या वो क्या होगी, 0, ठीक है ना, तभी वो बच सकती है ना। तो यही मेथड, यही लॉजिक हम यहाँ लॉन्ग डिवीजन में लगाते हैं, ठीक है जी। तो हमने यहाँ पे देख लिया। अब यहाँ पे हम, जैसे कि मैंने पहले कहा था, हम जर्नलाइज करेंगे रिमाइंडर, इस लॉन्ग डिवीजन को। यहाँ पे भी आप देखिए, ये डिविडेंड भी पॉलिनोमियल, डिवाइज़र भी पॉलिनोमियल, क्वोशंट भी पॉलिनोमियल। पर ध्यान रखने वाली क्या बात है कि जो डिवाइज़र है वो कौन सा पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री इस डिविडेंड के पॉलिनोमियल के डिग्री से क्या है, छोटी, ठीक है। और जो रिमाइंडर है उसकी खास बात क्या है कि वो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है।
मतलब क्या है कि रिमाइंडर जो है वो हर हालत में या तो ज़ीरो होगा या इस डिवाइज़र से क्या होगा, छोटा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इफ़ px and gx are two polynomials such that degree of px is greater than equals to degree of gx and gx is not equals to 0, then देयर एग्जिस्ट, ये देयर एग्जिस्ट का सिंबल होता है मैथमेटिकली, टू पॉलिनोमियल्स क्यू एक्स एंड आर एक्स सच दैट को शॉर्टकट में एस डॉट टी लिखते हैं, सच दैट पी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू एक्स जी एक्स प्लस आर एक्स वेयर Rx is equals to 0 or degree of Rx is less than degree of Gx। मतलब क्या कहने का कि Px और Gx कोई भी दो पॉलिनोमियल्स है, यानी कि Px एक डिविडेंड हो गया, Gx क्या हो गया हमारे पास, डिवाइज़र, ताकि जो px की डिग्री है यानी कि जो डिविडेंड की डिग्री है वो डिवाइज़र की डिग्री से क्या होगी, या तो बड़ी या सेम। अगर हम नंबर्स में देखें तो नंबर्स में भी तो हम यही काम करते हैं कि जैसे कि अगर मैं कह रही हूँ कि सिंपल सी 2 को 2 से डिवाइड करना है, तो जो अंदर नंबर होता है वो या तो इसके बराबर होता है या इससे क्या होता है, बड़ा, तभी हम डिवीजन करते हैं। अगर मान लीजिए मैं अंदर वाला नंबर बाहर वाले से छोटा ले लूँ, फिर हम सिंपल डिवीजन तो नहीं करते, फिर हम डेसिमल लगा के करते हैं। यही बात है कि जो पॉलिनोमियल्स है उसमें जो डिविडेंड वाला पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री इस डिवाइज़र वाले पॉलिनोमियल की डिग्री से बड़ी या बराबर होनी चाहिए। और दूसरी बात, ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है ज़ीरो से डिवीजन पॉसिबल नहीं है। तब फिर उसी तरह हमारे पास एक कोशेंट भी आएगा और एक रिमाइंडर भी होगा। कोशेंट भी पॉलिनोमियल होगा, वो जैसा मर्जी हो सकता है, पर जो रिमाइंडर पॉलिनोमियल होगा वो कैसा होगा, या तो वो ज़ीरो होगा, ठीक है जी, या इस रिमाइंडर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री डिवाइज़र वाले पॉलिनोमियल की डिग्री से क्या होगी, छोटी। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे हमारे पास एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल आ गया, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 0। ये क्या, लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है, 1। तो अल्टीमेटली इसकी डिग्री डिवाइज़र की पॉलिनोमियल की डिग्री से छोटी हुई ना। और क्या इन चारों में रिलेशन होता है कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये तो नंबर्स में भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है जी, कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये नंबर्स में भी रिलेशन एग्जिस्ट करता है, वही नंबर यहाँ पे, ठीक है जी। आई होप आपको समझ आया होगा, अब तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी। आपने इस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना अपने बुक में से। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।